हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 साइंस में। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 जो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस वो मैटर एटम से और मॉलिक्यूल इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। कोई भी मैटर होगा वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन ने बताया था कि एटम्स इंडिविजुअल होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एक स्पेसिफिक एटम के, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे एटम मास, साइज, प्रॉपर्टी इसकी सब सेम होती है। किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे एटम्स प्रॉपर्टीज में सेम रहते हैं और दूसरे एलिमेंट के से वो एटम्स प्रॉपर्टीज में डिफरेंट रहते हैं। सपोज कीजिए एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। ठीक है, देखिए एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। इस एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होंगे प्रॉपर्टीज में, चाहे उनका साइज हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे शेप हो। ठीक है। और एटम बी के एटम्स, एलिमेंट बी के एटम्स सारे सेम रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, साइज, शेप सब सेम रहेगा। बट एटम ए के एलिमेंट ए के एटम और एलिमेंट बी के एटम दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों के एटम्स साइज में, शेप में, प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करेंगे। ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। और उसने क्या बताया था? एटम्स कंबाइन होके, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होके, या तो सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे या डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइंड होंगे, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो सवाल ये उठता है कि एटम्स डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस वजह से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। जैसे ए का एलिमेंट, ए का एटम और एलिमेंट बी का एटम, इनमें डिफरेंस किस वजह से हुआ, क्यों ये डिफरेंस हुए, क्यों ये एक दूसरे से डिफर हुए। और दूसरी चीज, क्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसका एक पोस्टुलेट था कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, क्या वो सही थी? क्या एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और क्या वो इंडिविजुअल होता है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते? क्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सही थी? इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसके कमियां निकाली, इसके लिमिटेशंस दी कि ये कहां तक ये लिमिट है इसकी, उसके आगे ये बिल्कुल सही नहीं है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है। उस सबको हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या एटम इंडिविजुअल होता है, क्या उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। पिछले लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या क्या होते हैं और वो कैसे एटम के अंदर अरेंज रहते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल। धीरे धीरे जैसे उसमें चेंजेस होते रहे, जैसे मॉडिफिकेशन होता रहा उन एटॉमिक मॉडल में, और एटम्स की एक क्लियर इमेज हमारे सामने आती गई, वो हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में, क्लास 8th में शायद पढ़ाया होगा या क्लास 9th में पढ़ाया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक एक्सपेरिमेंट है, हम ड्राई कॉम्ब को, जो कंघा होता है जिससे हम बाल सही करते हैं, उस कॉम्ब को हम ड्राई हेयर में, ड्राई कॉम्ब भी ड्राई हो और हेयर भी ड्राई हो, उसमें रब करो तेजी के साथ, और उसके बाद उस कॉम्ब को अपने हेयर के, पैर के हेयर हो या आपके हाथ के हेयर हो,
उसके पास लाइए तो आप क्या देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं। आपके हेयर यूं होते हैं, यूं सीधे खड़े होने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कॉम की तरफ। वो किस वजह से अट्रैक्ट होते हैं, वो एक चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। वो एक चार्ज होता है दोनों के बीच में, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चार्ज डेवलप कहाँ से हुए, चार्ज आया कहाँ से। इसको हम इस तरह से जान सकते थे कि एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट मींस एटम चार्ज पार्टिकल से मिलके बना होता है। इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम कंटेन्ड सबएटॉमिक पार्टिकल, चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल। और वो कौन सा पार्टिकल था जो चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था सर जे थॉमसन को। 1906 में शायद उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और उनको अपनी इस डिस्कवरी के लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबएटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले जो एटम के 3 सबएटॉमिक पार्टिकल होते, मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनकी डिस्कवरी भी इसी सीक्वेंस में हुई। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की हुई और देन लास्ट में न्यूट्रॉन की हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने, एक साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवरी की। उन्होंने क्या देखा, गैस के डिस्चार्ज में उन्होंने एक पॉजिटिव रेस को डिटेक्ट किया और उन रेस को नाम दिया कैनाल रेस। ये रेस पॉजिटिवली चार्ज थी और इसी को आगे बेस बना के बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने डिस्कवरी की थी कि जो उन्होंने गैस के डिस्चार्ज में कैनाल रेस की खोज की थी। तो इसके बेस पे आगे चल के प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और हमें 2 सबएटॉमिक पार्टिकल्स मिले बाद में, इलेक्ट्रॉन एंड देन प्रोटॉन। ये कैनाल रेस क्या थी जो उन्होंने रेस डिस्कवरी की थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी और मैग्नीट्यूड इनका कितना था, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज था उतना ही इन कैनाल रेस पे चार्ज था। और बाद में इसी को बेस बना के प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई नेगेटिव, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं पी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर भी होता है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। पर जो प्रोटॉन होता है वो 2000 टाइम्स हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन से। कितना, 2000 टाइम्स हैवियर। देन एन इलेक्ट्रॉन। जो एक प्रोटॉन 2000 टाइम्स हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन के। इसलिए जब एटॉमिक वेट हम कैलकुलेट करते हैं, जब एटॉमिक वेट बाद में साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो उसमें इलेक्ट्रॉन को वेट को नेग्लिजिबल माना, उसको उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करिए 2000 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, एक 1 kg का है, 2000 टाइम हैवियर हो गया ना। एक 2000 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 1 kg इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 2000 kg। इसलिए उन्होंने वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना और उसको कैलकुलेट नहीं किया, उसके एटॉमिक वेट में उसको कैलकुलेशन नहीं लाए। और इसका जो चार्ज और इसका चार्ज सेम था, इन दोनों के चार्ज सेम थे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और उन दोनों के चार्ज बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस करते हैं। दोनों के चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस करते हैं। अब मेन हमारा चीज क्या थी कि स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का, एटम गोल होगा, किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में होंगे, प्रोटॉन किस पोजीशन में होंगे, इसको दिखाने के लिए मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया। सबसे पहले किसकी तरफ से प्रपोज किया गया, सर जे थॉमसन की तरफ से। सर जे थॉमसन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम
का मॉडल जो है वो प्रपोज किया। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय जे थॉमसन। चलिए, अब आते हैं मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया थॉमसन ने। थॉमसन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे ब्रिटिश। उनको 1906 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से उनको अवार्ड किया गया। और ये साइंस में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिससे आगे चल के बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम पढ़ते हैं पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम फर्स्ट। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। According to Thomson's model of an atom, an atom is positively charged sphere. एटम क्या था? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। इस तरह से एटम है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे आप सपोज करिए एक ब्रेड है, पूरे आटे से बनी होती है, ऐसी ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है थॉमसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में फंसे होते हैं। तो ये एक इस तरह से मॉडल दिया थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम होता है वो वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दबे हुए होते हैं। इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी नाम दिया गया। वाटरमेलन कैसा होता है? आपने देखा होगा, ये क्रॉस सेक्शन है वाटरमेलन का, ये पूरा रेड रेड है। जो रेड पार्ट है वो हो गया हमारा पॉजिटिव। ओके, वाटरमेलन मॉडल के हिसाब से आप सोचिए, एक बार इमेजिन करिए वाटरमेलन मॉडल सेम वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसलिए उसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया। क्यों कहा गया? आप कोई भी वाटरमेलन लीजिए, उसको सोचिए जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया वाटरमेलन, और इसमें जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ये एम्बेडेड रहते हैं वाटरमेलन में, ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा थॉमसन का मॉडल। और क्या था इसमें? जो पॉजिटिवली चार्ज, अब चूंकि एटम न्यूट्रल था थॉमसन के हिसाब से, एटम न्यूट्रल है तो इट मींस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम में। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, एन एटम is an positively charged sphere and electrons are embedded in, and it is also called watermelon model of atom. The positive and negatively charged are equal in magnitude, that's why atom is electrically neutral. समझ में आया? आप कुछ मत समझिए, इसमें सिर्फ ये समझ लीजिए वाटरमेलन तरबूज के हिसाब से। तरबूज क्या होता है? वाटरमेलन क्या होता है? रेड पार्ट होता है बीच में, उसका जो मैटर होता है, ये वाला पूरा रेड है, जो इसमें व्हाइट है वो समझ लीजिए रेड है। ठीक है, ये तरबूज है, एक वाटरमेलन है, जो रेड पार्ट है वो हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स हैं ब्लैक ब्लैक एम्बेडेड है, जो इसमें मतलब घुसे हुए हैं, इसमें दबे हुए हैं, इसमें जकड़े हुए हैं, इसके अंदर फंसे हुए हैं,
वो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटरमेलन मॉडल आप सीधा कभी याद करिएगा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इक्वल टू वाटरमेलन्स मॉडल, ठीक है। जैसे उसमें सेम ऐसे ही एक्सप्लेन थॉमसन ने किया। और चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इट मींस इलेक्ट्रिक एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। थॉमसन्स मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे, मतलब किन किन पॉइंट्स पे इसने अपना मॉडल दिया। फर्स्ट क्या है, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere with electrons embedded in. An atom consists of positively charged sphere with electrons embedded in. एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नंबर 2, an atom as a whole is electrically neutral because positive and negative charges are equal in magnitude. An atom as a whole is electrically neutral. एक पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। पॉजिटिव भी उतने, नेगेटिव भी उतने, इट मींस न्यूट्रल। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस। इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया और इससे इंप्रूव मॉडल आया, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंप्रूव मॉडल क्या था। अभी इसकी लिमिटेशंस क्या थी। दिस मॉडल failed to explain the stability of an atom. क्या मतलब हुआ? This model failed to explain the stability of an atom. उन्होंने क्या कहा था थॉमसन ने? एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें बीच में नेगेटिव चार्ज रहते हैं। इट मींस पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इट मींस वो तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से चिपक के रहेंगे, एक दूसरे से टच करके रहेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो स्टेबल कहां रहा एटम? इस चीज को एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक साथ कैसे रह सकते हैं। भाई कोई तो चीज रही होगी जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ मिलके रहे, उस चीज को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर है, ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चीज रह रही है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे रहे। अगर रहे तो स्टेबल कैसे रहा? इट मींस एटम अनस्टेबल हो गया इनके हिसाब से, तो एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट एटम इज स्टेबल, एटम स्टेबल होता है। तो इस चीज को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा क्या है? नो एक्सपेरिमेंटल
evidence in its support। जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, इसके सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दी गई, ओनली थ्योरेटिकल एविडेंस दी है। तो इस बेस पे भी ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अब आप कह देंगे यहां से दिल्ली, किसी भी सिटी से दिल्ली 400 किलोमीटर है, तो थ्योरी से थोड़ा सा काम चलेगा, जाके देखना पड़ेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही इस मॉडल के एविडेंस में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दी गई, इस मॉडल के सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दी गई, इसलिए भी ये मॉडल फेल हो गया। नंबर 3 क्या है? दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग of alpha particles by thin metal foils। ये क्या नई चीज है? ये मॉडल अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को, मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने, फैलने को, किससे फैलने को स्कैटर हुए? वो अल्फा पार्टिकल्स थिन मेटल फॉइल से। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अल्फा पार्टिकल मॉडल, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग जो था वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने किया था वो, उसके बेस पे उन्होंने नया एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भाई जब ये मॉडल आ गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का भी एक्सपेरिमेंट था, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्यों हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वजह से भी ये मॉडल एक्सप्लेन हो गया। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आएगा अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, तो पर उससे पहले हम जान लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। अल्फा, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं अल्फा। ये क्या है? साइंस में हम हमेशा अल्फा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये दिस इज अल्फा, ओके। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स are the nucleus of helium, हीलियम का सिंबल होता है H, हीलियम एक नोबल गैस होती है। अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स, इट हैज अ चार्ज ऑफ +2। इट मीन्स इस पे एक अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है। इट मीन्स 2 यूनिट प्रोटॉन के बराबर एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स, इट हैज ए चार्ज ऑफ +2 एंड इट्स मास इज 4 यूनिट, दोनों 4 लग रही है तो, एंड इट्स मास इज 4 यूनिट, ठीक है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिख लो इसे भी, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स have a good amount of energy. Fast moving alpha particles have a good amount of energy. अगर अब आप देखिए,
अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है किसी भी एटम में से तो उसका चार्ज +2 कम हो जाएगा और उसका मास 4 यूनिट कम हो जाएगा। और अगर एक अल्फा पार्टिकल आ जाता है तो उसका चार्ज +2 बढ़ जाएगा और मास +4 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे अल्फा पार्टिकल्स। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़ाया एटम्स का मॉडल कैसे, क्या कारण थे जिसकी वजह से एटम का मॉडल दिया गया, और सबसे पहले किसने एटम का मॉडल दिया, जे थॉमसन सर ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद उनकी जो एटॉमिक मॉडल में जो खामियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको आगे इंप्रूव किया गया, वो इंप्रूव और फिर एक दूसरे का मॉडल इंप्रूव करते रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको अच्छी तरह पढ़िए क्योंकि ये आगे बहुत डीप में जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो बच्चों बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।